ओम बालक भगवानों, वेलकम बैक टू टैलेंट सर्च इंग्लिश। सबसे पहले मेरे हाथ में कुछ टैलेंट सर्च इंग्लिश के इंग्लिश स्टडी सेंटर के फॉर्म्स हैं। कुछ बातें हैं जो शेयर कर लूँ। रिजल्ट आ गया है बोर्ड का, आपको पता है। द टैलेंटियंस हैव डन एक्सेप्शनली वेल एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। कामना है कि वे आगे बढ़ें, अपने जीवन में हर उस लक्ष्य को प्राप्त करें डैट दे हैव सेट फॉर देम। बहुत सारे लड़के 90 प्लस में हैं। हम लोग 90 प्लस का टारगेट लेकर ही चलते हैं। अगस्त से जब टारगेट शुरू करते हैं हम लोग, इतने सारे हैं जिसमें 80 प्लस हैं, 90 प्लस हैं, इसमें 75 प्लस हैं। मोस्ट ऑफ द टैलेंटियंस, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल हैव पास्ड विद डिस्टिंक्शन and they have made me feel proud। आप लोग भी अच्छा करोगे, आई होप सो। आज का सेशन है हम लोगों का कॉमन एरर्स इन प्रोनाउन। सेशन शुरू करने के पहले एक बादल कुमार मेरे स्टूडेंट थे, 2019 में पास करा उन्होंने। कल उनका एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर, उन्होंने मैसेज करा, मैं मैसेज को पढ़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। उन्होंने लिखा है, सेलेक्टेड फॉर मेंस एग्जामिनेशन इन एसएससी स्टेनोग्राफर, यानी इनका सिलेक्शन हुआ है एसएससी स्टेनोग्राफर में, विद स्टैंड मार्क्स इन इंग्लिश बिकॉज ऑफ योर इम्पार्टिंग इंट्रेस्निक एंड कॉस्मेटिक नॉलेज टू अस। इनके एक सीनियर थे विश्वास कुमार, जो अभी एयरफोर्स में है। उनको मैं ईवन विश्वास प्यार से कहता था। इनको मैं क्लाउड महाराज कहा करता था। आप जानते हो कि इस तरह से लड़कों को मैं प्यार से कुछ कुछ कहते रहता हूँ। तो ये लोग बड़े ही अनुशासित स्टूडेंट थे। याद आता है बादल महाराज को एक बार एब्सेंट हो गए थे, मैंने बड़ी डांटा था। इतने डिसिप्लिन लड़के थे ये। बाहर निकल के बड़ी प्रेम से मैं डांटा, अब चुपचाप सुना। बाहर निकला, बड़ी प्रेम से रुका, सॉरी सर, अपने एब्सेंट होने का कुछ कारण बताओ। और इतने विनम्र ढंग से, आई वॉज टेकन अबैक। तो खैर, डिसिप्लिन मेक्स ए मैन ग्रेट एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इनके एक जूनियर हैं अभी, दीपेंद्र हुड्डा, इस साल पास किए हैं। इनफैक्ट उनका नाम दीपेंद्र है, मैं प्यार से दीपेंद्र हुड्डा कहता था। कल मिलने आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे। सबको आशीर्वाद है जी, सारे आगे बढ़ो। मैं बार बार कहता हूँ कि आप पहले अपने लिए एक गोल सेट करो। सेट द गोल एंड क्रैक इट। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, जस्ट यू नीड टू मेक प्रैक्टिस विद द थिंग्स that you read। अब आ जाओ, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैंने निकाल के रखा है। भिन्न भिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए प्रोनाउन के क्वेश्चंस हैं, कॉमन एरर से। उनको देखते हैं, हम लोग बनाते हैं। एंजॉय करो सेशन को। लिखा हुआ भी है, कॉमन एरर्स इन प्रोनाउन आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। भिन्न भिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं उनको मैंने निकाल रखा है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखो, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यह पार्ट ए है। आप सबको ही जानते हो ना जी, इसमें कुछ पार्ट सेंटेंस होता है, सेंटेंस को कुछ पार्ट्स में बांट दिया जाता है। इनफैक्ट कॉमन एरर में यू हैव टू गो थ्रू वेरी केयरफुली विद ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट एरर वेयर इट इज। आपको सेंटेंस के हर पार्ट को बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है बेटा, और पता करना होता है कि कौन सा पार्ट गलत है, किस पार्ट में एरर है। जिस पार्ट में एरर है वो आपका आंसर होता है। और यदि एरर किसी पार्ट में नहीं हो तो आप देख लेना, जिसमें नो एरर लिखा हो उसको आप आंसर दे सकते हो। तो फिलहाल देखते हैं। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यह पार्ट ए है। बट माइंड इट, ये हम लोग प्रोनाउन से बना रहे हैं। बट ऑफ हिज 3 सन्स, यह पार्ट बी है। नाइदर हैज एनी मेरिट, यह पार्ट सी है। उसके बाद नो एरर, यह पार्ट डी में है। या एसएससी सीजीएल का, सीजीएल के बारे में आप जानते हो, उसे कहा जाता है सेकंड आईएएस की, आईपीएस का, इस तरह का तमगा लोग देते हैं। बहुत बढ़िया जॉब है यह। तो अच्छा, अब आ जाओ, कुछ थ्योरी लेते चलो और बनाते चलो खटखट। एक चीज ध्यान में रखना जी, नाइदर, नीदर भी इसको पढ़ते हैं,
इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी मत बनाइए, नाइदर पढ़िए नीदर पढ़िए। अब जैसे मैं मान लो अभी बोल रहा हूँ whenever I see her, इच्छा माया ब्यूटी सी सो ब्यूटी, ब्यूटी can't be described in word। ये किसी पोएट के लिखे गए कविता का मैंने कुछ पढ़ दिया, तो जो ठीक से सुने वो समझ लेंगे, जिनको उतना अनुभव है बहुत सारा। आप बहुत लोग समझ भी नहीं पाएंगे क्या बोल गए सर, और उसी को मैं थोड़ा ठीक से बोलूं, whenever I see her, I charmed by her beauty, she is so beauty, her beauty can't be described in word। तो ऑलमोस्ट सुनते लिए, हिंदी कुछ नहीं भी निकला सुन तो लिए, ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स को सुने समझ गए। तो ये टोन पर थोड़ा सा डिफर कर जाता है, इसको इसके फेर में नहीं पड़िएगा कभी भी। ये मैं इसको अच्छा मानता भी नहीं हूँ कि ऐसे बोलो ऐसे, यार जैसे बोलना है बोलो, प्रैक्टिस करो तो सही। नीदर बोलो ना इधर बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। जब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगा आपका, आप उसको उस ढंग से अपने आप को ढाल लोगे। यहाँ कहा जाता है ना हमारे यहाँ, कोसे कोसे पानी 3 कोस पर बानी बदल जाया करती है ना। हर 3 कोस पर बानी में थोड़ा परिवर्तन आ जाया करता है, कुछ न कुछ चेंजेज हो जाते हैं। तो उस हिसाब से लोग जब वहाँ रहने लगते हैं तो डाल लेते हैं अपने आप को। आप जो पढ़ो, चलो नीदर नाइदर, या एक और वर्ड ले लो आइदर, इसके साथ ऑफ भी रहता है, कभी ऑफ रहता है कभी ऑफ नहीं रहता है। तो फिलहाल चूंकि ये प्रोनाउन में भी होते हैं और जाकर एडजेक्टिव में भी बन जाते हैं, ये एडजेक्टिव में भी इनको स्टडी करना पड़ता है हम लोगों को। तो इनका जो प्रयोग है बेटा 2 के लिए करना है। कितने के लिए करना है? 2 के लिए। ऑलराइट, तो यानी when the number of noun is quite clear and it is 2, we have to use either or neither। Got it? अब संख्या मान लो 2 से अधिक हो जाए तो मैंने आप लोगों को बता रखा था each of, every one of, या none of का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो none of और neither of ये हो जाता है निगेटिव, यानी निगेटिव सेंटेंस में इनका यूज किया जाता है। व्हेन द सेंटेंस इज निगेटिव एंड वन मोर थिंग इज देयर, वी कैन नॉट जस्ट यूज नो और नॉट with neither of or none of when the sentence starts with these 2। तो अब यहाँ एक थ्योरी हमारे पास मिला कि इनका प्रयोग करना है जब संख्या 2 हो, इनका प्रयोग करना है जब संख्या 2 से अधिक हो। 2 से अधिक, यह ध्यान रखना है। तो अब आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स। अब यहाँ देखो बेटा, बेटों की संख्या क्लियर है, कितना बताया गया है? 3 है। अब आगे बढ़ रहे हैं तो यहां कह रहा है नीदर, तो संख्या कितना है? 3, मोर देन 2 है। और मैंने क्या बताया कि इनका प्रयोग कितने के लिए करना है? सिर्फ 2 के लिए नहीं, जब संख्या 2 होगी तो। अंडरस्टैंड? 2 से अधिक है तो मैंने लिख रखा इनका आप प्रयोग करिए। यहां संख्या कितनी है? 3 है। तो 3 है तो नीदर ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। ऑलराइट, तो नीदर का सब्स्टिट्यूट क्या है? नन है, यानी वहां पर किसका प्रयोग होना चाहिए था? नन होना चाहिए था। इज दैट क्लियर? आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड इट। तो गलती किस पार्ट में है? सी में है। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम सर्टेन दैट, सेम है, ध्यान रखिएगा। एक थ्योरी को जब आप अच्छे से समझते हो तो उस पर सैकड़ों क्वेश्चंस आप बना लेते हो, लेकिन लिख भी लेना उसको आप। खैर मैक्सिमम लोगों को तो मैंने लिखवा रखा है ऑफलाइन बैच में। जो लोग, जो नए व्यूअर्स हैं या जो मुझसे नहीं पढ़ते हैं, उनको यदि अच्छा लगे तो लिख लेंगे तो बेहतर होगा। अब जैसे एक थ्योरी है, और देखो यह क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल का और यह क्वेश्चन है आईबीपीएस एग्जाम का। आई एम सर्टेन दैट नन, यहां नन का प्रयोग किया, आपको दिख रहा होगा। नन ऑफ दिस 2 बुक्स, यहां किताबों की संख्या कितनी बताई गई है? 2। क्लियर है? कुछ भी हिडन नहीं। तो जब संख्या 2 हो गई तो अभी हम लोग समझें कि 2 के लिए यहां है हमारे पास ऑप्शन, 2 से अधिक के लिए यहां हमारे पास ऑप्शन है। ऑलराइट, तो यहां जब संख्या क्लियर है कि 2 ही है तो फिर नन का प्रयोग तो गलत हो गया ना बेटा।
नन का सब्स्टिट्यूट नीदर, नीदर का नन। तो यहां जब संख्या 2 हो गया तो किसका प्रयोग होना चाहिए था? नीदर। देख रहे हो, एक छोटा सा चीज है जिसको हम लोग समझ लिए, जो जिन्होंने भी समझा होगा, जो जानते होंगे, ये दोनों क्वेश्चन जब भी आया होगा खटखट बनाए होंगे ना। तो फिलहाल गलती किस में है? ए में है। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सी एज वेल एज हर फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस्ड, बड़ी सुंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो नए व्यूअर्स हैं अच्छे से समझ लेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन, उनको इनफैक्ट सेल्फ प्रोनाउन भी कहा जाता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एक मैंने लिखवाया था उसमें, या मैं बोल दे रहा हूं, सुनकर भी लिख सकते हो। इंट्रोड्यूस, प्रोस्टेट, हर्ट, चीट, ले, इंजॉय, सेटिस्फाई, ये सारे जो वर्ब्स हैं, इनफैक्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स में आते हैं। कर छोड़िए उसको, उस बकड़े में नहीं पड़ी, ये वर्ब हैं। इंट्रोड्यूस मीन्स परिचय कराना, प्रोस्टेट मीन्स अपने आप को दंडौत के मुद्रा में गिरा देना, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, चीट मीन्स ठगना, इंजॉय मीन्स आनंद उठाना, लुत्फ उठाना, सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट करना। ये जानते हो, तो क्रिया तो है ही ना। ये जो क्रिया हैं, वर्ब्स हैं, इनके बाद किसी न किसी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी हो जाता है। ऑलराइट। यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो, मान लो ये जो वर्ब्स मैंने बोला, इंट्रोड्यूस से लेकर चीट, हर्ट वगैरह वगैरह, इनके बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आपको ऑब्जेक्ट अपने से यू हैव टू यूज, एंड दैट वेरी ऑब्जेक्ट विल बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विल बी द ऑब्जेक्ट देयर। यदि ऑब्जेक्ट है तो इट इज ऑल राइट, कोई टेंशन नहीं। यदि पहले से मान लो ऑब्जेक्ट है, नो प्रॉब्लम। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट डालना होता है। जैसे एक चीज देखो, यहां पर मान लो मैं लिख रहा हूं कि ही चीट्स अस, वह हम लोगों को चीट करता है, ठगता है। ही चीट्स अस ऑल द टाइम, वह सारा समय हम लोगों को चीट करता है। तो यहाँ चीट, धोखा देता है, किसे? हम लोगों को। यह क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सेंटेंस करेक्ट है। अब यही सेंटेंस यदि ऐसे दे दिया रहता कि ही चीट्स ऑल द टाइम, यह सेंटेंस गलत हो जाता। क्यों गलत होता? क्योंकि चीट के बाद यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपको ऑब्जेक्ट डालना होगा, और वह ऑब्जेक्ट क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, जो किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यहां सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो यहां पर क्या यूज करना होगा? हिमसेल्फ। यानी यह सेंटेंस ही क्या होगा? ही चीट्स हिमसेल्फ ऑल द टाइम। ऑलराइट, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। अब आ जाओ, हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। और क्वेश्चन हमारा है, क्या कर रहा है? सी एज वेल एज हर फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस्ड, यानी परिचय कराए, टू द चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से। तो किसी न किसी का तो परिचय कराए होंगे ना। वैसे भी ऑब्जेक्ट को पकड़ना हो तो बड़ी साधारण सा एक फॉर्मूला मैं बताता हूं। कॉन्सेप्ट पर जाइए जी, ट्रिक पर कभी नहीं जाइएगा। वर्ब से पूछिए क्या या किसे, यदि कोई आंसर मिला तो वह ऑब्जेक्ट होता है, चूंकि क्रिया जिस चीज पर की जाती है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो पढ़ाने का काम किस पर करता हूं? अंग्रेजी पर। अंग्रेजी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वह आम तोड़ रहा है, तोड़ना क्रिया है, तोड़ने का काम किस पर कर रहा है? आम पर। तो आम क्या हो गया? वहां ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे भी क्या या किसे से पूछोगे तो कोई आंसर मिलता है, जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्रिया से पूछ लेना। तो फिलहाल यहां देख लो, सी एज वेल एज, यह पार्टी है, हर फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस्ड, परिचय कराया। किसे? किसका परिचय कराया? तो नहीं पता चल रहा है। चीफ सेक्रेटरी से किसी ना किसी का तो परिचय कराया होगा। तो जिसका परिचय कराया नहीं पता है, तो नहीं पता है, इसका मतलब कि यहां पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है। यहां पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो ऑब्जेक्ट हमको डालना होगा, और वह ऑब्जेक्ट क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। लेकिन सारे वर्ब्स के बाद
ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ऑब्जेक्ट डालने की नहीं जरूरत नहीं है, कुछ ही वर्ब्स हैं ऐसे, जैसे मैंने बोला ना, इंट्रोड्यूस, प्रोस्ट्रेट, चीट, हर्ट, ले, सेटिस्फाई, इंजॉय, ये जो वर्ब्स, एवेल मीन्स लाभ उठाना अवसर का, ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको ऑब्जेक्ट डालना है और वो ऑब्जेक्ट होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर अब हमें ऑब्जेक्ट डालना है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डालना है। सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरसेल्फ। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, तो यहाँ पर आपका एरर कहाँ जा रहा है, बी में जा रहा है, दैट्स व्हाई आंसर क्या होगा, बी होगा। इज दैट क्लियर? अब आइए अच्छा, एक चीज यहाँ एज वेल एज हर फ्रेंड्स है, ये सिंटेक्स में एक टॉपिक बन जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। जब एसबीए का कॉमन एरर्स मैं बताऊंगा तो वहां पर एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, ये सारे बहुत से वर्ड्स आएंगे, उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो वहां पर वर्ब्स को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। फिलहाल हमें यहाँ देखना था कि ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डालना है। अब कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो यहाँ होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। इज दैट क्लियर? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी हम लोग। ऑल दोज होम, ऑब्लिक ए पार्ट ए है, ओवर एट द कंसर्ट पार्ट बी है, कुड नॉट स्टॉप पार्ट सी है, फ्रेजिंग हर परफॉर्मेंस। अब देखिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आप लोग पढ़े, मैंने पढ़ाया। रिलेटिव प्रोनाउन उसमें बहुत है, थोड़ा लंबा है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हु, हुम, हुज, इस तीन को लेकर बड़ा सतर्क रहेगा, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हु, हुम, हुज, जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आप आओगे तो एक चीज ध्यान में रखना, यही हु और हुम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी जाता है, जब को अक्षर से उसका अर्थ निकलता है। और जैसे ही अर्थ चेंज होगा, जो अक्षर से जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। गॉट इट? तो हु, हुम, हुज, ये तीन केसेस में बटे हुए। हु नॉमिनेटिव केस है, जिसको आप सब्जेक्टिव केस भी कहते हो, कर्ता कारक, यानी हु। अब देख लो, यहाँ मैं इसको बता देता हूँ, इसको लिख भी लेना जो नए व्यूअर्स है। हु को आप हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करोगे, चूंकि यह सब्जेक्टिव केस है। हुम को आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग करोगे, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में। हुज को हमेशा आप पॉजिटिव केस के रूप में प्रयोग करोगे, पीसी के रूप में। तो अब एक बात बताओ, हुम क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट, हुज हो गया पॉजिटिव केस। तो पॉजिटिव केस मीन्स संबंध कारक। तो संबंध कारक का मतलब जो संबंध बतलाए, तो हुज के बाद किसी न किसी नाउन का होना जरूरी हो गया, क्योंकि तभी तो संबंध होगा ना। जैसे हम लोगों का देश, तो कहते हो ना आवर कंट्री, तो आवर क्या आ गया, पॉजिटिव केस हो गया, कंट्री नाउन हो गया। तो हुज यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव केस हो रहा है, तो इट विल टेक अ नाउन डेफिनेटली, इसके साथ नाउन का होना जरूरी है। अब आ जाओ, हुम क्या है, ऑब्जेक्ट, हु क्या है, सब्जेक्ट। इसके प्रयोग में सतर्क रहना है। हु जब सब्जेक्ट है तो इट नीड्स अ वर्ब, सब्जेक्ट नीड्स अ वर्ब, सब्जेक्ट को वर्ब की आवश्यकता होती है। हुम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हुम डज नॉट मीन्स हुम इज ऑब्जेक्ट एंड दैट्स व्हाई इट डज नॉट नीड अ वर्ब। हुम चूंकि ऑब्जेक्ट है एंड यू नो इट वेल दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट नीड अ वर्ब। ऑब्जेक्ट जो ऑलमोस्ट जनरली वर्ब के बाद आता है, उसे क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। क्रिया की आवश्यकता किसे होती है, सब्जेक्ट को। तो हु क्या है, सब्जेक्ट है। हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस, हु सब्जेक्टिव केस। तो वर्ब की आवश्यकता किसे होगी, हु को, ना कि हुम को। तो अब हु और हुम में जब कंफ्यूजन हो तो आप क्या करो, आप सब्जेक्ट को काउंट कर लो कि सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट आए हैं, आप वर्ब को भी काउंट कर लोगे कितने वर्ब आए हैं, क्योंकि जितने सब्जेक्ट होंगे उतने तो वर्ब होंगे ही ना। अब आ जाओ, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ऑल दोज हुम वर एट द कंसर्ट कुड नॉट स्टॉप प्रेजिंग हर परफॉर्मेंस। अब यहां देखो, एक वर्ब यहां है वर, वर है। एक वर्ब यहां है कुड, कुड नॉट स्टॉप, स्टॉप तक जा रहा है। तो दो वर्ब है, तो दो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो एक सब्जेक्ट हो गया ऑल दोज,
एक यह whom क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, यानी यहाँ whom का प्रयोग नहीं होकर किसका प्रयोग होना चाहिए था, who का प्रयोग होना चाहिए था। तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब हमारे हो जाएंगे ना। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। यही प्रक्रिया अपनाइएगा, चूंकि हु whom ये काफी फंसा देता है, which भी आएगा, थोड़ा वेट करिए, कुछ और क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फिलहाल यह क्या होना चाहिए, ऑल दोज हु ऐसे भी दोज के बाद हु आता है, वर एट द कंसर्ट कुड नॉट स्टॉप प्रेजिंग हर परफॉर्मेंस। तो फिलहाल यहाँ पर whom के बदले क्या होना चाहिए, हु। गलती किस पार्ट में है, ए में, डेट्स वाई हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड इट। आइए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। यहाँ कुछ और क्वेश्चन है। माई डॉटर्स इन लॉ व्हिच आर इन कोलकाता। वेरी सिंपल, आप सबको इसका आंसर पकड़ लिए होंगे। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है जी, सीडीएस का है, बड़ा एग्जाम होता है। तो माई डॉटर्स इन लॉ, यहां क्या कर दिया, व्हिच। देखो ये गलत है, ध्यान में रखना, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच का प्रयोग तब होता है जब उसका एंटीसीडेंट नॉन लिविंग हो, या उसके एंटीसीडेंट के रूप में पूरा एक क्लॉज हो। अंडरस्टैंड, एंटीसीडेंट क्या होता है, हु, व्हिच, दैट वगैरह के पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन है, उनके पहले जो नाउन या प्रोनाउन रहता है वह हु, व्हिच, दैट यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका एंटीसीडेंट हो जाता है। इज दैट क्लियर। तो व्हिच का प्रयोग कब करेंगे, जब उसका एंटीसीडेंट कोई नॉन लिविंग हो या पूरा का पूरा एक क्लॉज ही हो। तो फिलहाल इसके एंटीसीडेंट के रूप में क्या है, माई डॉटर्स इन लॉ है। तो डॉटर्स इन लॉ तो नॉन लिविंग नहीं हो सकते हैं। हाँ, वहीं पर यदि चेयर रहता, टेबल रहता, समथिंग लाइक दैट, तब व्हिच सही था। यहां पर नॉन लिविंग नहीं है इसका एंटीसीडेंट, दैट्स वाई व्हिच का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, हु का प्रयोग होगा। ऑलराइट, इसलिए गलती किस पार्ट में है, डी में है, दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो गया, सॉरी बी में है, दैट्स वाई इट्स आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु, अरे यार हु, व्हिच और होम पर तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बढ़िया बात है ये। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु आई वांटेड टू मीट इन द ऑफिस। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। समझिए, वही जो पिछले स्लाइड में मैंने यहाँ जो तरीका आपको बता रखा है कि क्या ध्यान रखना है, हु सब्जेक्ट है, हुम ऑब्जेक्ट है, हुज पजेसिव केस के लिए जाता है। तो सब्जेक्ट हु है तो इसको वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट हुम है तो इसको वर्ब नहीं चाहिए। अब आइए इस क्वेश्चन पर आते हैं बेटा हम लोग। कहा गया द रिसेप्शनिस्ट सब्जेक्ट, मैंने बताया कि हु हुम में जब भी कंफ्यूजन हो तो आप क्या करो, सब्जेक्ट को काउंट कर लो और वर्ब को काउंट कर लो कि कितने हैं जी। तो आ जाओ देखते हैं। एक सब्जेक्ट है रिसेप्शनिस्ट, अच्छा एक सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, एक सब्जेक्ट है हु, तीन सब्जेक्ट हैं इसमें, है ना, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। रिसेप्शनिस्ट भी सब्जेक्ट है, हु भी सब्जेक्ट है, चूंकि हु को हमने बताया कि हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है, और आई क्या है, आई भी सब्जेक्ट है। तो तीन सब्जेक्ट हो गए, एक दो तीन, तीन सब्जेक्ट हो गए। तो बेटा तीन वर्ब चाहिए। अब यदि वर्ब दो ही है तब क्या करेंगे, हु को हुम में बदलेंगे, चूंकि उसको ऑब्जेक्ट कर देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को वर्ब नहीं चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो अब आ जाओ देखते हैं वर्ब कितने हैं। एक वर्ब यहां है आस्क्ड, एक वर्ब यहां है वांटेड, बाकी तो कहीं नहीं दिखा। तो यह जो वर्ब है रिसेप्शनिस्ट के लिए आया है, यह जो वर्ब है वांटेड यह आई के लिए आ रहा है। देखो ये मैट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब दो वर्ब दो सब्जेक्ट पूरा हो गया। तो फिर हु यहां इसका मतलब एक्स्ट्रा आया है, यानी हु को हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए वर्ब दिया नहीं है सेंटेंस में। तो क्या कर देंगे, उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, यानी हु को क्या कर देंगे, हुम कर देंगे। ऑलराइट, यानी यहां पर हु को किस में बदल दें, हुम में बदल दें। गलती किस पार्ट में हुआ, बी में हुआ, दैट्स वाई आंसर क्या होगा, बी होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 12 इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स एंड 4 लेजी वन। बड़ी आसान था जी, ये तो देखते ही बन जाना चाहिए था। देयर आर 12 इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स एंड 4 लेजी वन, नहीं दिखा, गलत।
अरे संख्या कितनी है 4, 4 को बताया गया कि 4 बड़ी आलसी हैं, तो पुलल करना होगा ना, तो 1 करना होगा कि वंस करना होगा, वंस करना होगा, यानी क्या कहना होगा 4 लेजी वंस इन दिस क्लास, जिसमें से 4 जो है इस क्लास में बड़ी लेजी हैं, आलसी हैं, तो 4 लेजी वंस, वंस करना होगा ना कि 1 करना होगा। गलती किस पार्ट में है, सी में है, दैट्स वाई आंसर क्या हो गया सी। 1 का बड़ा सुंदर यूज मैंने प्रेजेंट प्रोनाउन जब मैं पढ़ा रहा था तो बड़ी अच्छे से बताया भी था, सॉरी डेमोस्ट्रेटिव में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आई विल इनकरेज, अच्छा एक चीज और सीखते भी जाइए, आई के साथ जब भी विल कहना हो तो बेहतर है कि आई विल अलग अलग नहीं कह के आई विल कहा करिए उसको। तो अब क्या कर रहा है, आई विल इनकरेज, पार्ट ए है, एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, पार्ट बी है टू परसू द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, या सी है इन देयर लाइव्स, डी है नो एरर। थोड़ा मेहनत करो, दिख रहा है आप पकड़ सकते हो। चलो एक चीज मैंने बताया था आपको, ध्यान रखिएगा, या मैं बता दे रहा हूं फिर से सुन लीजिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग एटसेट्रा, इनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यानी अपना या अपनी के अंग्रेजी के रूप में सिर्फ हीज का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूं, व्हेन द जेंडर इज नॉट क्लियर माय डियर, द प्रेफरेंस गोज टू मेल, मैस्कुलिन। जब जेंडर क्लियर नहीं होता है तो प्रेफरेंस मैस्कुलिन को जाता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि उसमें दोनों शामिल होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि आदमी मरणशील होता है, तो आदमी मरणशील कहने सिर्फ पुरुष का बोध थोड़ी हुआ जी, उसमें तो महिलाएं भी है ना। तो जेंडर जब क्लियर नहीं होता है तो प्रेफरेंस गोज टू मेल। लेकिन यहां पर यह जो है एवरी वन ऑफ लगा है, यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, यह इंडिफिनिट नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नन ऑफ, एक और आता है वन ऑफ। इसके साथ मैंने लिखवाया था कि अपना या अपनी का अंग्रेजी यदि क्लियर हो रहा है कि स्त्री जाति है तो हर, अब पुरुष जाति है तो हिज, दो ही का प्रयोग कर सकते हैं। किसके किसके साथ? ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ के साथ अपना या अपनी के अंग्रेजी के रूप में यानी पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में या तो हिज का प्रयोग करेंगे या हर का। तो अब देखिए यहां सेंटेंस क्या कर रहा है, आई विल इनकरेज एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, मैं अपने हर स्टूडेंट्स को इनकरेज करूंगा टू परसू द पाथ ऑफ ऑनेस्टी इन देयर लाइफ्स। यहां देयर आ गया, तो यहां देयर नहीं होगा, यहां हिज होगा। हर भी नहीं होगा, क्यों नहीं हर होगा समझिए, हर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां है एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में पुरुष भी जाति के भी होंगे, स्त्री जाति के भी होगी, यानी जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है। तो जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता है तो प्रेफरेंस गोज टू मैस्कुलिन, एंड दैट्स वाई यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा, देयर के बदले हीज होना चाहिए था। तो गलती किस में है, डी में, दैट्स वाई आंसर इज व्हाट, आंसर इज डी। या ध्यान रखिएगा पीओ एग्जाम का क्वेश्चन है, एसबीआई का बड़ा एग्जाम होता है, प्रोविजनरी ऑफिसर और उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ देम, हाँ यहाँ एक बड़ी सुंदर थ्योरी भी मैं बता दे रहा हूँ चूंकि नए व्यूअर्स भी होंगे। वन ऑफ देम हैज गिवन अप वंस स्टडीज, खूब ध्यान से एकदम याद कर लीजिएगा इसको, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आते रहते हैं और फंसा देता है। वन ऑफ, देखिए यहाँ पर वन के साथ जब ऑफ आ गया, क्या आ गया, वन के साथ जब ऑफ आ गया तो अपना या अपनी यानी पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आप किसका प्रयोग करो, हिज का। अब मैं वहां देख लेना, जेंडर देख लेना, जेंडर जब क्लियर नहीं होता है तो मैं बार बार कर रहा हूं, प्रेफरेंस गोज टू मैस्कुलिन। अच्छा जी, अब वन ऑफ द गर्ल्स हो तब तो वहां पर हर होगा ना, ऑलराइट, तो आप हिज या हर कर लेना वहां पर। लेकिन जब सिर्फ वन है, याद रखिएगा सिर्फ वन है, वन के साथ ऑफ नहीं है, तो अपना या अपनी के अंग्रेजी के रूप में बेटा वंस का प्रयोग करिएगा। ऐसे
क्लियर? देखिए कितना डिफरेंस हो गया। एक शब्द यहाँ एक्स्ट्रा आया, ऑफ, चेंज हो गया, हीज हर में चला गया, या ऑफ हट गया तब क्या हुआ, वंस हुआ। यह याद रखिएगा, इस पर बहुत बार फंसा देता है लड़कों को। वन ऑफ देम, अब देखिए यहाँ पर वन के साथ ऑफ आ गया है, वन ऑफ देम हैज गिवन अप वंस स्टडीज। तो वन के साथ जब ऑफ आ गया तो यहां अब वंस नहीं होगा, यहां क्या होगा, फिर यहां जेंडर क्लियर नहीं है, तो जेंडर क्लियर नहीं तो मैस्कुलिन को प्रेफरेंस जाएगा, तो फिर यहां पर क्या होगा, हीज होगा। यानी यह होना क्या चाहिए था, वन ऑफ देम हैज गिवन अप हीज स्टडीज, ऐसे होगा। यानी गलती किस पार्ट में है, सी में है, दैट्स वाई आंसर क्या होगा, सी होगा। अब देखो ये एनडीए एग्जाम का क्वेश्चन है जी, ऑलराइट। तो छोटी छोटी बारीकियां हैं, उसको छोटे छोटे चीज़ों को मिला देंगे तो बड़ा चीज़ बन जाएगा। जैसे माला ही बनाना है तो एक फूल से तो नहीं बनेगा ना, उसमें कई फूल मिलाने होंगे, आपको पिरोने होते हैं, और जब पिरोना आप सीख जाओगे जल्दी जल्दी भी बना लोगे, माला कंप्लीट भी बन जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को सीखकर बड़ी चीज़ों को हम बना लेते हैं। सफलता प्राप्त करना थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़े लगन के साथ, जज्बे के साथ। द वर्क डन इन राइट डायरेक्शन विद राइट स्पिरिट ऑलवेज एल्ड्स गुड एंड माय सन, दैट्स व्हाई डोंट वरी, बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। एक और स्लाइड देख लेते हैं जी, अब आ जाओ यहाँ, बड़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ भी। द बॉय हु, फिर से आया हु, देखना, द बॉय हु यू सी देयर, लड़का जिसे आप वहां देखते हैं, मेड द टॉप स्कोर इन दिस मैच। अब यहां आइए, एक वर्ब यहां है सी, यह सी किसके लिए है, यू के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी हु में कंफ्यूजन हो, सब्जेक्ट काउंट करो, वर्ब काउंट करो, अपने आप आंसर मिलेगा। अच्छा, टॉप स्कोर किसने करा है जी, मेड, यानी टॉप स्कोर किसने बनाया है, तो इस बुआ ने बनाया है। तो यहां जो मेड द टॉप स्कोर, यानी मेड का प्रयोग बुआ के लिए हो गया, तो बुआ तो सब्जेक्ट है ही। यहां सी का प्रयोग किसके लिए हो गया, इस यू के लिए हो गया, तो इस सब्जेक्ट का वर्ब वहां है, इस सब्जेक्ट का वर्ब यहां है, यानी हु के लिए कोई वर्ब नहीं है। तो हु के लिए कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब कि हु वहां सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं होगा, वह क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। एंड दैट्स व्हाई यहां पर क्या होना चाहिए था, हुम होना चाहिए था, ना कि हु होना चाहिए था। सेंटेंस क्या होगा, द बॉय हुम यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन दिस मैच। गलती किस पार्ट में है, ए में है, दैट्स व्हाई आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। अभी एसबीआई पीओ एग्जाम का है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, माई सेल्फ एंड अनीस। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं थोड़ा देर पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की चर्चा करा था, एंड समटाइम्स दैट वेरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बिकम्स एम्फैटिक और इंटेंसिव व्हेन वी यूज देम टू एम्फसाइज अ सब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, इंटेंसिव, इन सबको यदि हम ढंग से देखें तो कहेंगे सेल्फ प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि सबके साथ सेल्फ या सेल्फ जुड़ता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। थोड़ा देर पहले मैंने इसकी चर्चा करी थी। अब आ जाओ, एक चीज ध्यान में रखना कि सेल्फ प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ये ध्यान में रखिएगा। सेल्फ प्रोनाउन जिसके साथ भी सेल्फ जुड़ा हुआ है, यू कैनॉट जस्ट यूज सेल्फ प्रोनाउन मीन्स द वर्ड्स like myself, himself, herself, etc. as a subject. Never. आप सब्जेक्ट के रूप में कभी भी सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करोगे। और यहां पर देखो क्या बना दिया गया है, माई सेल्फ को सब्जेक्ट बना, माई सेल्फ और अनीस को सब्जेक्ट बनाया गया है। अच्छा, मैं इस चीज समझा रहा था तो किसी बैच में एक लड़के ने कहा कि सर शाहरुख खान फलाने फिल्म में बोले हैं माई सेल्फ। अब मैं क्या कहूं, मैंने उनको समझाया कि वो शाहरुख खान है भाई, वो स्टार है, उनको एग्जाम नहीं देना है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की उनको जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जहाँ पहुँचना है पहुँच चुके हैं। आपको देना है तो हमें देना है यार, तो हमें तो केयरफुल रहना होगा ना कभी भी। जैसे मैंने इसी चैनल पर एक स्पोकन का बड़ा सुंदर लेक्चर है जिसमें फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से भी अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है उसको बताया है। अच्छे खासे लोगों ने देखा भी है उसको। ध्यान में रखिएगा, आप बोलचाल के भाषा में एक चीज देखो, बोलचाल की जो भाषा है, मैंने थोड़ा देर पहले बोला था, कोसे कोसे पानी या 3 कोस पर बानी बदल जाती है, ध्यान रखें।
तो बोलचाल की भाषा थोड़ी अलग होती है, लेकिन जब हम रिटन में जाते हैं तो बड़ा केयरफुल हो जाना पड़ता है। अच्छा, अब जैसे देखो, मान लो कि कल आपको दिल्ली जाना हो, दिल्ली जाना हो कल, अचानक से ट्रेन कैंसिल हो गई, आगे किसी ने आपको बताया कि यार ट्रेन तो तुम्हारी कैंसिल हो गई, तब आप क्या बोलते हो? ओह माय गॉड, मुझे कल दिल्ली जाना था, ट्रेन कैंसिल हो गई, अब कैसे जाऊंगा? आपको जाना कल था, यानी आप बोल रहे हैं कि कल मुझे दिल्ली जाना था, इसका मतलब कि यह कौन कल है? जो आने वाला है, ट्रेन कैंसिल हो गई है। तो इनफैक्ट वह फ्यूचर है, लेकिन जाना था, आप वहां पास्ट के का यूज करके बोल रहे हो, तो वो बोलने में सेंस कहीं कहीं अलग होता है जी। जैसे यहीं से ही ना बोलते हैं कि मान लीजिए कि कल मुझे जाना है, ट्रेन कैंसिल होगा, अरे बाप रे कल मुझे दिल्ली जाना था यार, कैसे जाऊंगा मैं? तो जाऊंगा भी बोल रहे हो, जाना था भी बोल रहे हो, तो ये बोलने की बात है। तो बोलने में चीजें थोड़ी अलग अलग हो जाती हैं, इसलिए आप सुने होंगे बहुत सारे लोग हाथ मिलाते हैं किसी से तो कहते हैं कि माई सेल्फ फलाना, वो बोल रहे हैं, ठीक है बोलने दीजिए उनको, कोई बात नहीं, आप भी बोल लीजिए बोलने में। लेकिन जब बात रिटन की आएगी तो केयरफुल हो जाइएगा, क्योंकि रिटन एग्जाम देना है। इज दैट क्लियर? तो बोलचाल की जो भाषा है जनरली जो हम लोग बोलते हैं वो वैरी करते रहता है, लेकिन रिटन में जब हम जाते हैं तो बड़ी केयरफुल रहना पड़ता है। और उसी को, जैसे मैं अभी बोल के कल मुझे दिल्ली जाना था यार, कैसे जाऊंगा, तो कैंसिल हो गया टिकट, अब इसको रिटन में जाओगे तो उस तरह से थोड़ी ना करोगे जी, आपको ठीक करके करना होगा ना उसको। तो ध्यान में रखना कि सेल्फ प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं करना। एक और चीज 231 के नियम में हम लोग चाहते हैं जी, जब प्रोनाउन में एक से अधिक पर्सन एक साथ हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो, सेंस पॉजिटिव हो, तो 231 यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन लिखते हैं। यदि सेंस निगेटिव हो, जैसे गलती, अपराध, पाप हो गया, या प्रोनाउन प्लुरल हो जाए तो 123 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल इसका तो सेंस अच्छा है जी, क्योंकि विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑफ वेंसडे ऑन वेंसडे, वेंसडे में किसी फंक्शन पर ध्यान रखना है, सेंस पॉजिटिव है। 231 के फॉर्मूले में जाएंगे, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन, तो सेकंड पर्सन तो इसमें है नहीं, तो थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन कौन हो गया? अनीस। यह आई का मी माई जाकर माई सेल्फ हुआ, यानी फर्स्ट पर्सन में काउंट होगा, तो माई सेल्फ कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर अनीस आ जाएंगे यहाँ पर, यानी होना क्या चाहिए था? यह अनीस एंड आई, ऐसे होना चाहिए था। सब्जेक्ट बनाना है, ध्यान में रखिएगा, सेल्फ प्रोनाउन को सब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब वो क्या करना चाहिए था? अनीस एंड आई विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन वेंसडे। होटल मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन है, पार्ट ए गलत है, इसलिए आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एज इट वाज राजूज फर्स्ट इंटरव्यू, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये भी पीओ एग्जाम का क्वेश्चन है। एज इट वाज राजूज फर्स्ट इंटरव्यू, ही, पार्ट बी हो गया, ड्रेस्ड हिम, और बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है जी, इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट। राजू का पहला इंटरव्यू था, तो ही ड्रेस्ड हिम, ड्रेस यानी अपने आप को उसने ड्रेस किया, किसमें? फॉर्मल सूट में, जो सबसे बढ़िया सूट उसके पास था फॉर्मल, उसको पहना। तो ड्रेस किसको किया होगा? अपने आप को किया होगा ना। जैसे याद करिए, मैं समझाता हूँ बार बार, आईना कहीं लगा है, उस आईने में आप थोड़े दूरी से देखिए तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, आपके घर में जितनी सारी चीज़ें दिखेंगी उसमें, लेकिन जब आईने के पास आप जाओगे तो कौन दिखेगा? आप दिखोगे उसमें। इज दैट क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव इसीलिए बनता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव, ऑलराइट। तो जब कोई काम हम किसी और पर नहीं करके खुद पे करते हैं, यानी सब्जेक्ट भी हम ही होते हैं और ऑब्जेक्ट भी हम ही होते हैं, तो ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। जैसे तुम अपने आप को ठग रहे हो, तो ठग कौन रहा है? तुम। ठग किसे रहा है? अपने आप को, यानी जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। इज दैट क्लियर? मैं खुद से बड़ी प्रेम करता हूं जी, तो प्रेम करता हूं वर्ब है, करने वाला कौन है? मैं हूं। करता किसे हूं? खुद को, यानी सब्जेक्ट भी मैं हूं और ऑब्जेक्ट भी मैं हूं। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति होता है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। इज दैट क्लियर? तो यहां पर राजू का पहला इंटरव्यू था, तो राजू ने ड्रेस्ड किया, किसे किया? अपने आप को किया। तो यह अपने आप को किया, तो यहां रिफ्लेक्सिव लगाना होगा, यानी हिम नहीं करके क्या करना होगा? हिमसेल्फ करना होगा। समझ में आई बात?
तो गलती किस में है? सी में। डेट्स वाई आंसर क्या होगा? सी होगा। देखो पीओ का क्वेश्चन है जी, प्रोनाउन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। माई फादर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटी। देखो थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, आ जाओ यहाँ बताया था कि वन के साथ यदि ऑफ है तो हिज या हर अपने हिसाब से लगाएंगे, लेकिन ऑफ नहीं है तब क्या होगा? वंस। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो तो क्या कह रहा है? माई फादर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू, यहां क्या कर दिया? हिज। यह हिज कब सही होता? जब यहां वन के साथ ऑफ लगा रहता है, ऑलराइट। लेकिन ऑफ नहीं है, इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए था? वंस होना चाहिए था। ठीक है, तो गलती किस पार्ट में है? सी में। डेट्स वाई आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाई कंट्रीज स्लो डाउन, पार्ट बी है वह, यहां तक पार्ट ए था, आर लाइकली टू बी दोज हुज एक्सपोर्ट माने निर्यात करना, रॉ मटेरियल्स। एक्सपोर्ट माने निर्यात करना, यह वर्ब है, याद रखिएगा। हुज अभी थोड़ा देर पहले समझाया था, पॉजिटिव केस है, उसके साथ नाउन का जुड़ा होना जरूरी होता है। तो खैर यहां पर हुज तो नहीं होगा, हम कंफर्म हो गए। यहां पर होना चाहिए था विच। क्यों? क्योंकि कंट्री जो है नॉन लिविंग बीइंग में कंसीडर किया जाता है, वह लिविंग बीइंग में कंसीडर नहीं होगा, आप इसको जानते हो। तो ध्यान में रखना, जो फंक्शन हु का है वहीं हुइच का होता है। हु हुम दोनों का फंक्शन हुइच ले लेता है। तो हु को भी वर्ब चाहिए, विच को भी वर्ब चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। इज दैट क्लियर? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में नहीं, वहां उसका अर्थ को अक्षर से निकलता है, यहाँ इसका अर्थ ज अक्षर से निकलता है। तो फिलहाल यहाँ पर किसका प्रयोग होना चाहिए था? विच का। इज दैट क्लियर? तो फिलहाल गलती किस में है? यानी ये डी में है ना, आंसर डी होगा, क्योंकि गलती डी में है। अच्छा हुज क्यों नहीं होगा, समझाइए जरा से, क्यों नहीं होगा जी? क्योंकि हुज पॉजेसिव केस में जाता है। हु के 3 केस, हु नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव, हुम ऑब्जेक्टिव, हुज पॉजेसिव केस आता है। यहाँ पर एक्सपर्ट क्या है? वर्ब है। एक्सपोर्ट वर्ब है, तो हुज के साथ नाउन अटैच्ड होगा ना, यहाँ तो वर्ब है, तो इस सब्जेक्ट के रूप में कोई ना कोई होना चाहिए था। तो खैर हु तो होगा नहीं, क्योंकि उसके पहले जो एंटीसीडेंट है वे कंट्रीज या कंट्री है, तो हुइच का प्रयोग होना चाहिए। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड इट। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आई होप कि यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन। चलो फिलहाल मेरे जितने भी छात्र लोग हैं जो टैलेंटियंस हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, उन सबको ढेर सारा आशीर्वाद। आपको भी सब कोई अच्छा करो। देखो टीम एफर्ट से टीम जीतती है जी। कोई एक सेंचुरी बना दिया और बाकी सब 0 पर आउट होते चले गए 1 रन 2 रन पर, तो टीम नहीं जीतेगी। सेंचुरी बने ना बने वो अलग चीज़ है। 95 तक ही बनाया, 98 तक ही बनाया, लेकिन सबने कुछ कुछ कंट्रीब्यूट किया, तब जाकर टीम जीतेगी। तो टीम एफर्ट होता है। यानी मैं क्लासरूम में एक प्रयास करता हूँ, मैं खुद ही बहुत मेहनत करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि बच्चों से भी करा लूँ। आजकल बच्चे अपने से नहीं करते, करवाना पड़ता है उनको कुछ कुछ मोटिवेट करके। तो हम लोग एक टीम वर्क में हर साल टैलेंट सर्च को आगे रखते आए हैं। ईश्वर की कृपा होगी माता रानी की, तो आगे भी रखेंगे। चलिए आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद, होली की शुभकामनाएं भी। होली थोड़ा ठीक से खेलिएगा जी, रंग का प्रयोग करिए, प्रयास करिए कि कुछ ज़्यादा ना करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।